नमस्कार। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के साथ खबरदार लेकर मैं हूं श्वेता सिंह। दरअसल भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि को एक तरफ देव मानने वाले देश में अगर यह कह दिया जाए अतिथि से कि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ है, आपके पहनावे के हाथ है, तो क्या कहा जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है। विदेशी टूरिस्ट भारत आए तो स्कर्ट जैसे पहनावे में न दिखें, यह कहा गया है। भारत के बारे में दुनिया में किस तरह की सोच जाएगी, ऐसा कहने से यह समझने वाली बात है। देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने कुछ ऐसा ही कहा है। पर्यटन मंत्री अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने किसी खास पहनावे के बारे में नहीं कहा, लेकिन उनके मुंह से जो निकल गया उसे तो दुनिया भर ने सुन लिया। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें कि जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। अब पता नहीं देश के पर्यटन मंत्री महेश शर्मा भारत आने वाले टूरिस्ट को सलाह दे रहे हैं या फिर डरा रहे हैं। और सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्कर्ट वाली बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। कल आगरा में महेश शर्मा ने यह कहा तो उनसे तुरंत उसी वक्त इस पर सवाल भी हुआ। इसी सवाल पर शर्मा जी सिटपिटा गए। आने वाले पर्यटकों को कपड़ों के ऊपर भी कोई ध्यान देने वाली बात है क्या? कि आप ये स्कर्ट पहनिए। कपड़ों पे हम उनके कपड़ों पर नहीं कह रहे हैं। हमने उनके ऐसा कोई शब्द उनके लिए नहीं कहा क्या पहने क्या ना पहने। लेकिन जैसे हमने उनका रात के टाइम अगर आप अकेले में निकलते हैं तो आप ध्यान कर निकले। और ये जैसे उसकी टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी का फोटो ले लें, फोटो को ट्रांसफर कर दें। हम किसी के कपड़े और किसी की व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, सोच को बदलने के लिए हम अधिकृत नहीं हैं। मंत्री जी तत्काल समझ गए कि स्कर्ट पर फिसली जुबान ने फंसा दिया है। लाख सफाई देते रहे, लेकिन शब्द निकलता है सोच से, और मंत्री जी की सोच स्कर्ट से भी छोटी निकल गई। ये सबने सुन लिया है। विवाद के बाद महेश शर्मा सफाई देते फिर रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या पहने क्या ना पहने। ये अलग बात है कि उन्होंने रात को अकेले ना निकलने वाली सलाह के बीच में स्कर्ट ना पहनने वाली बात की मिलावट की थी, जो 100% सच है। लेकिन अब महेश शर्मा धार्मिक स्थलों पर पहनावे की आड़ में खुद को बचा रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है और हमारे मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करी है। उस एडवाइजरी का संज्ञान लेते हुए जब ये प्रश्न उठा था, हमने उसमें लिखा था जब आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो कृपया वहां की मान्यताओं का ध्यान रखें। जैसे हमने उदाहरण भी दिया, जैसे किसी आप गुरुद्वारे में जाएं तो सर ढक कर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो जूते उतार कर जाते हैं। इसी के विषय के अंदर उसी संज्ञान को लिया गया। और हम भारत सरकार का ना कोई ये सोच है। मैं अभी बेटियों का बाप हूँ और मेरी बेटियां स्कर्ट भी पहनती हैं, मेरी बेटियां पैंट भी पहनती हैं, वो सलवार भी पहनती हैं। ऐसा दिखता है कि देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको विदेशी पर्यटकों की स्कर्ट में समस्या दिखती है, लेकिन समस्या स्कर्ट नहीं, समस्या असुरक्षा का बोध है। अगर विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दे सकते तो स्कर्ट की बात करके अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात प्लीज मत करिए। एक बयान से दुनिया में देश की बदनामी होती है। मैंने ये नहीं कहा कि आप ना निकलें, क्योंकि मैं उनको कहने वाला, आगाह करने वाला, एक सतर्कता के ताने सुझाव दे सकता हूं। लेकिन मैं ये कहूं कि आप ना निकलें, मैं ये कहने के लिए लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती कि वो किसी टाइम भी निकले, अकेले निकले? ऐसी कानून व्यवस्था या ऐसी सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करा सकती? हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं और उनकी सोच भी है। पर्यटन की दृष्टि से एक परसेप्शन भारत की बढ़ी है, तो ये विश्वास के प्रति है। हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है। एक कार्ड है उसमें कि जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें। जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। बेहतर होता कि महेश शर्मा कुछ सुझाव राज्य सरकारों और सिस्टम को भी देते कि वो विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा का सुनिश्चित बंदोबस्त रखें, न कि ये संकेत करते कि भारत आना तो स्कर्ट में मत आना। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री की सोच है जो पहले दिन से टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश के टूरिज्म मंत्री की सोच जो स्कर्ट पर ही अटकी है। हम टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म गरीब से गरीब को रोजगार देता है। भारत में देसी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में विदेशी पर्यटकों के लिए सलाह जारी करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्कर्ट जैसे किसी पहनावे पर सलाह देने की जगह सिस्टम को कानून व्यवस्था की लापरवाह संस्कृति को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।
मुमकिन है महेश शर्मा की जो मंशा है वो बुरी नहीं रही हो, वो गलत नहीं रही हो, लेकिन एक मंत्री होने के नाते और वो भी पर्यटन का, कई चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टूरिज्म में सबसे ज्यादा आय होने वाले देशों में भारत दुनिया में 16वें नंबर पर है। कानून व्यवस्था की खराब हालत के बावजूद भारत के पर्यटन उद्योग का कारोबार वर्ष 2015 में 8,30,000 करोड़ रुपए का रहा है। पर्यटन उद्योग से होने वाली कमाई भारत के कुल जीडीपी का 6.3% है। कुल रोजगार में 8.7% हिस्सा टूरिज्म का है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के पहले दिन से लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते रहे। 77 देशों के लिए इंस्टेंट ई टूरिस्ट वीजा पॉलिसी की वजह से इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच पिछले वर्ष के मुताबिक विदेशी टूरिस्टों की संख्या में 266% की बढ़ोतरी हुई। पिछले वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 1,47,690 टूरिस्ट आए थे, तो इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 5,40,396 टूरिस्ट आए। लेकिन स्कर्ट न पहनना, रात में अकेले न निकलने वाली सलाह देने के बजाय पर्यटन मंत्री को कानून व्यवस्था को सही करने के लिए सिस्टम को सलाह देनी चाहिए। पर्यटन मंत्रालय खुद को विदेशी पर्यटकों के साथ होने वाले अपराधों के आंकड़े इकट्ठा नहीं करते, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2014 में 384 विदेशी पर्यटकों के साथ अपराध के मामले दर्ज किए गए। विदेशी पर्यटकों के साथ अपराध के सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में होते हैं, उसके बाद गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक का नंबर आता है। खबरदार में अब बात कश्मीर की, जहां से 51 दिन बाद देश को सुकून देने वाली तस्वीरें आई। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों का कुछ असर होते हुए दिख रहा है। जन्नत में जिंदगी पटरी पर लौटते हुए दिख रही है। कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया तो लोग घरों से बाहर निकले। कुछ बैंक, कुछ सरकारी दफ्तर, कुछ सरकारी स्कूल भी खुले, लेकिन अभी कश्मीर को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए वक्त लगेगा। ये 51 दिन बाद श्रीनगर की तस्वीर है। कर्फ्यू को हटाया गया तो सड़कों पर लोग निकले, कारें दिखने लगी, बाइक पर आते जाते लोग दिखने लगे। ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं कि 51 दिन बाद ही सही कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से अधिकतर इलाकों में कर्फ्यू हटाने के साथ ही 51 दिन के बाद कश्मीर में सड़कों पर कुछ आवाजाही लौट आई है, लेकिन अधिकतर जो ट्रांसपोर्ट है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है। अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब है और साथ ही साथ जो दुकानें हैं और दूसरे मरकज हैं वो अभी फिलहाल बंद है। लेकिन खास बात यह है कि कर्फ्यू हटने के साथ अब बंकू ने भी श्रीनगर में कामकाज शुरू कर दिया है और कुछ सरकारी दफ्तरों में भी सरकारी कर्मचारी लौटने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर के 2 पुलिस थानों के इलाके और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के इलाके को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर घाटी के दूसरे सभी इलाकों से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 51 दिन बाद कर्फ्यू हटा लिया है। बैंकों में आज कामकाज शुरू हुआ। बैंकों के अंदर लोग आते जाते दिखे, कुछ सरकारी दफ्तर भी खुले। हालांकि बाजार और दुकानें अब भी बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा, लेकिन बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक और नौजवानों से लेकर महिलाओं तक लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। हालात अब कुछ काबू में दिख रहे हैं। कुछ सरकारी स्कूल भी 1.5 महीने से ज्यादा वक्त के बाद आज खुले। घरों से निकलकर स्कूल बैग लेकर अपने स्कूल जाते बच्चों की तस्वीरें बेहद सुकून दे रही हैं। बच्चे आज शौक से आए हैं। इससे पहले भी हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 8 बजे आते हैं स्कूल, टीचर पढ़ाते हैं, डर के मारे फिर निकल जाते हैं। लेकिन आज शौक से बच्चे ज़्यादा आए कि बोला कर्फ्यू आज उठा है, तो बाकी मास्टर जो दूर के वो बेचारे भी आ सकेंगे स्कूल पर। कश्मीर से आई इन तस्वीरों से ऐसा दिख रहा है कि कश्मीर पर केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों का कुछ असर दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बार-बार अपील और विपक्षी दलों से बातचीत के साथ ही जमीनी स्तर पर बात की पहल करने का भी असर पड़ा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी अब कश्मीर में अच्छे दिनों की उम्मीद है। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बहुमत उनके पास है, जो ताकत उनके पास है, वो उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों की जानें उनको बचाने के लिए, उनके फ्यूचर को बचाने के लिए। चाहे हमें एक कदम हमारे पड़ोसी मुल्क से ज्यादा आगे चलना पड़े। ये भी नेशनल लेवल पे कांग्रेस है, जेडीयू है, सीपीआईएम है, या हमारी रीजन में जो पार्टी हैं,
जैसे अभी उमर अब्दुल्ला साहब खुद चले गए, पूरा डेलीगेशन लेके चले गए, बहुत अच्छा लगा। और वजीर आजम ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। और आज जो 2016 में हुआ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि फिर कोई इंशा अपनी आंखें न खोले। कश्मीर के हालात कुछ सुधरने के बीच आज ये खबर भी आई कि सरकार 4 सितंबर को कश्मीर में बातचीत के लिए सर्वदलीय टीम भेजेगी, जिसकी अगुवाई खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसी पर आज राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। केंद्र सरकार और महबूबा मुफ्ती की सरकार को कश्मीर को पटरी पर लाने की उम्मीद के लिए अभी काफी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज 52वें दिन भी श्रीनगर के कुछ इलाकों और बड़गाम जिले के कुछ इलाकों में पत्थरबाजों ने हिंसा फैलाने और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इन झड़पों के बीच उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के बाबा रेशी इलाके में सुरक्षा बलों और सीमा पार से घुसे आतंकियों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया। जंगल का इलाका होने की वजह से आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। हालात अभी भी चुनौती से भरे हैं, क्योंकि कश्मीर को जलाने वालों को ये कतई पसंद नहीं आएगा कि कश्मीर के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। इसीलिए कर्फ्यू हटाने के साथ ही एहतियातन जगह जगह सुरक्षा बलों के जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात हैं। सुरक्षा बलों और पुलिस की तैनाती है ताकि 51 दिन के बाद जो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है उसमें कोई खलल न डाले। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानदार दुकानें नहीं खोलेंगे तब तक शायद कश्मीर में जनजीवन इसी तरह कहीं न कहीं मुतासिर रहेगा। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर आज तक। कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। 4 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय टीम कश्मीर जाएगी, जहां वो कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वो कश्मीर में दंगाइयों को रोकने के लिए पेलेट गन के विकल्प पर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एम्स में 15 साल की इंशा से मिली, जिसकी दोनों आंखें कश्मीर में हिंसा के बीच पैलेट गन की वजह से जख्मी हो गई। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली और शोपियां जिले की एक गांव की रहने वाली इंशा अपनी आंखों का इलाज दिल्ली के एम्स में करा रही है। महबूबा मुफ्ती इंशा से मिलने के बाद भावुक हो गई। तो उसको देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं सोचने लगी कि ये मेरा कसूर, ये शायद मुझे खता है कोई, ऐसा क्यों हुआ? हमने या हमारी सरकार ने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि 3 महीने भी नहीं हुए कि एक एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर के बाद इस तरह का माहौल बना कि जो बच्ची अपने घर में पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसका बाप मेरे घर में ट्रक या कुछ चलाता है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, इकलौती बच्ची है, कि वो इस चीज का शिकार हो गई, इन हालात का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर में इंशा जैसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें भड़काकर सड़कों पर लाया गया और फिर वो हिंसक भीड़ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पैलेट गन से घायल हो गए। ऐसे कई बच्चों को जिनकी आंखें बुरी तरह जख्मी हुई, उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए लाया गया। ऐसे बच्चों को भड़काने वाले खुद तो भाग जाते थे, लेकिन कश्मीर के ऐसे बच्चे घायल हो जाते थे। बदकिस्मती से जो मिसक्रेंट्स हैं हमारे बच्चों को शील्ड बना के फौजी कैंपस में हमला करवाते हैं। वो चाहते हैं कि छोटे बच्चे मर जाएं, अंधे हो जाएं। आपको समझ नहीं आती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही पैलेट गन का विकल्प सुरक्षा बलों को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने ऐसे कई विकल्पों की सिफारिश की है, जिसमें हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्ट रबर की गोलियां, प्लास्टिक शील्ड्स के साथ मिर्ची वाली गन शामिल है। इसके बारे में गृह मंत्री सर्वदलीय बैठक के साथ श्रीनगर में ऐलान कर सकते हैं। ये पावा शेल हैं, इनको फेंका गया है उस जगह पर जहां पर भीड़ जो है मौजूद है और हिंसक प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर एक डेमो किया जा रहा है और डेमो करने का मतलब यह है कि इसका जो धुआं है वो जब आता है तो सीधे आंखों में लगता है और शरीर के ऊपर जो बॉडी होती है उस पर इचिंग होने लगती है, यानी कि खुजली होने लगती है। यहाँ से हमको भी भागना पड़ेगा क्योंकि ये धुआं जो आ गया है क्या से आमतौर पर पावा सिंथेटिक मिर्ची का इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे नॉन लीथल हथियार के तौर पर विकसित किया गया है। ये शील्ड्स चिली पाउडर के धमाके करेंगे, जिसमें एक धमाके के साथ 100 मीटर तक प्रभाव होगा
और 30 से 35 मिनट तक मिर्ची की जलन होगी और हिंसक भीड़ को तितर बितर करेगी। अगर किसी को गलती से भी डायरेक्ट हिट होता है तो इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं। कश्मीर में हिंसक भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को पैलेट गन का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि इसके अलावा दूसरे कोई विकल्प बचे ही नहीं थे। सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल ये है कि आतंकवादी इस हिंसक भीड़ का सहारा लेकर पेट्रोल बम से लेकर ग्रेनेड तक फेंकते हैं, लेकिन अब पैलेट गन का इस्तेमाल तभी होगा जब दूसरे सभी विकल्पों से हिंसक भीड़ नियंत्रण में नहीं आएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ गौरव सामंत, दिल्ली, आज तक। ये अच्छी बात है कि सरकार अब पेलेट गन के विकल्प को सामने ला रही है। वैसे पेलेट गन का इस्तेमाल नया नहीं है। वर्ष 2010 में भी पेलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में किया गया था और ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब हिंसक भीड़ सुरक्षा बलों के कैंपों पर हमला करती है। ये हथियारों की सुरक्षा और अपनी जान को बचाने का बड़ा खतरा सामने आ जाता है। दुनिया भर में पेलेट गन का इस्तेमाल होता रहा है। अमेरिका में डैलस पुलिस ने दंगाई भीड़ को रोकने के लिए पेलेट गन का इस्तेमाल किया था। कनाडा, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, इजराइल, अर्जेंटीना में भी पेलेट गन का इस्तेमाल होता है। बोलीविया में सेना हिंसक भीड़ को रोकने के लिए पेलेट गन का इस्तेमाल करती है। यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान में नागरिकों को सेल्फ डिफेंस के लिए रबर बुलेट गन का इस्तेमाल करने की मंजूरी है। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को भारतीय सीमाओं में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि बीएसएफ के जवान भारतीय सीमाओं पर बुरी नजर डालने वाले दुश्मनों से सबसे पहले लोहा लेते हैं। खबरदार में हम आपको अब पहली बार बीएसएफ की फौलाद फैक्ट्री लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि बीएसएफ कैसे अपने जवानों को आयरन मैन में तब्दील करती है। आज तक ने ग्वालियर की टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में जाकर बीएसएफ कमांडो ट्रेनिंग का लाइव एक्शन तैयार किया है, जहां पाकिस्तान के घुसपैठियों का काल बनने वाले बीएसएफ कमांडो तैयार होते हैं। बीएसएफ की इस ट्रेनिंग एकेडमी में जवानों को कमांडो बनाने के लिए मेहनत की आग में तपाया जाता है, दुश्मन के इरादों को बर्बाद करने के लिए तैयार किया जाता है। अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग के साथ साथ आतंकवादियों से लोहा लेने का जज्बा जवानों के दिल और दिमाग में कूट कूट कर भरा जाता है, तब कहीं जाकर ये कमांडो तैयार होते हैं। अब हम आपको टेकनपुर की बीएसएफ एकेडमी में ले चलते हैं, जहां बीएसएफ के स्पेशल 40 कमांडोज की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग का एक एक मिनट जवानों के जिस्म को फौलाद बनाता है। आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि कमांडो यूं ही नहीं बना जाता। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जमीन से लेकर जंगल तक, जंगल से पहाड़ों तक, हालात जैसे भी हों, चुन चुन कर मारेंगे देश के दुश्मनों को। ये हैं बीएसएफ के स्पेशल 40 कमांडो। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, वैसे में बीएसएफ के कमांडो की भी तैयारी की जा रही है। 12 सालों बाद बीएसएफ के लोगों को तैनात किया गया है और आंतरिक सुरक्षा में बड़े स्तर पर ये सारे कमांडो काम करेंगे। स्थिति स्पष्ट है कि आतंक की घटनाएं सीमा के उस पार से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये कमांडो अब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। टेकनपुर जहाँ ट्रेनिंग बीएसएफ की होती है, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कमांडो को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, वैसे ही इन कमांडो को ट्रेनिंग देकर के तैयार किया जा रहा है। इस घर के अंदर ये पता चला है कि आतंकी घुसे हुए हैं और इसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए। कमोवेश ऐसी ही ट्रेनिंग इनको देकर के जम्मू कश्मीर यहाँ से भेजा जाएगा। सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ से जितना बड़ा खतरा है, उतना ही हमारे बीएसएफ के कमांडो तैयारी कर रहे हैं। सीमा के उस पार से हाफिज सईद भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कराने के लिए लश्कर के आतंकियों को बड़े स्तर पर भारत के अंदर भेजने की जहां कोशिश कर रहा है और भारत की सीमाओं को ललचाई नजरों से देख रहा है, उसकी इन नजरों को नेस्तो नाबूद करने के लिए ये बीएसएफ के कमांडो तैयार हो रहे हैं। इस टेकनपुर की उस फैक्ट्री में जहां से कमांडो निकलकर गुजरात बॉर्डर और
जम्मू कश्मीर के उस एरिया में जाते हैं जहां पर आतंक का घुसपैठ बहुत ज्यादा है। आज तक आपको दिखा रहा है कि कैसे बीएसएफ के स्पेशल 40 लोहे की तरह दबकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे इन कमांडोज को आतंकियों के कब्जे से एक बिल्डिंग को खाली कराने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों के छुपे होने की जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक अब यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग रूम को सर्च किया जा रहा है आपको दिखाना चाहेंगे। ये खास तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है जिस तरीके से बॉर्डर उस पार से आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और किसी को भी हॉस्टेज बनाया जा सकता है। वैसे में बीएसएफ के ये कमांडो किस तरीके से तैनात हो रहे हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। और ये कमांडो अलग अलग लोकेशन में सर्च भी कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर और ये देख रहे हैं कि आखिर आतंकी कहां पर छुपा हुआ है। अब ये स्थिति देखने में आ रही है कि आतंकियों को यहां पर मार गिराया गया है और जो आतंकी यहां पर छुपे हुए थे उसमें से कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है। बीएसएफ के कमांडोज को हर तरह के आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी मिलती है और हालात भी बिल्कुल रियल जैसे होते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए जहां बीएसएफ को आधुनिक हथियारों से तैयार किया जा रहा है वहीं बीएसएफ अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार जहां जंगलों में लगाया जा रहा है और इनको आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। ये बरेटा है जिसमें 30 गोलियां एक साथ फायर हो सकती हैं। बीएसएफ का ये वो कमांडो है जिनके पास इस तरीके के आधुनिक हथियार हैं और आतंकियों से लड़ने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के इन कमांडो को तैनात किया गया है और अब आतंकवाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है उसको खत्म करने के लिए ये जाबाज बीएसएफ के कमांडो काम करेंगे। बिल्डिंग में कमांडो ऑपरेशन पूरा करने के बाद बीएसएफ के स्पेशल 40 कमांडो निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। कश्मीर के घने जंगलों में पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना होने पर उन्हें कैसे सबक सिखाना है, यही सिखाने के लिए बीएसएफ के इन स्पेशल 40 कमांडोज को ट्रेन किया जा रहा है। जंगल के अंदर आतंकियों के छुपे होने की खबर मिलते ही कमांडो ऑपरेशन में जुट जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बीएसएफ के जो जाबाज कमांडो हैं वो किस तरीके से ऑपरेशन करने में जुटे हुए हैं। नदी हो या नाला हो हर एक जगह ये पार करके निकलते हैं और क्योंकि कश्मीर घाटी में ऐसी छोटी छोटी जगहें मिलती हैं जिनको इनको पार करना होता है और ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है। रात में ऑपरेशन तो ये करते ही हैं, साथ में दिन में जिस तरीके से इनको जंगलों में रहना पड़ता है 7 दिनों तक इसके लिए बड़े स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इनको रात गुजारना होता है तो उसके लिए बाकायदे LUP फॉर्म करते हैं और एक टैक्टिकल हाल्ट इनका होता है, वहां पर ये रुक करके अपनी तैयारी करते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। जमीन और जंगल ही नहीं, बीएसएफ के कमांडोज को जल सीमा में दुश्मन के हर मंसूबों को पानी में डुबो देने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। बीएसएफ के ये वो जाबाज कमांडो हैं जो पानी में भी किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ते हैं। ये कमांडो पानी के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं उसकी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर का वैसा इलाका जहां नदियां हैं उस इलाकों में आतंकी घुसपैठ करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानते हैं। वहां पर ऑपरेशन कैसे करना है इसके लिए खास तौर पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग वैसी होगी कि आतंकियों को कहीं भी जा करके खत्म कर देंगे। जल, जंगल या फिर किसी प्रकार की जमीन हो, हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। कोई भी स्थिति पर हम मुकाबला कर सकते हैं। हर ऑपरेशन से संबंधित हम अच्छी प्रशिक्षण करके अपने मुल्क के आतंकवादियों से मुठभेड़ ले सकते हैं। या काउंटर अटैक हो या एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, सभी के लिए निपटने के लिए हम टेकनपुर में इसी मुताबिक तैयार किया जाता है। आतंकी अगर किसी व्यक्ति को हॉस्टेज बना लेता है और बिल्डिंग के अंदर वहां पर पहुंच जाता है तो उसके लिए बीएसएफ के जो कमांडो हैं उनको विशेष तौर की ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग को बोलते हैं चिमनी क्लाइंब। स्पाइडरमैन की तरह किस तरीके से ये बीएसएफ का कमांडो इस बिल्डिंग के अंदर चढ़ रहा है इसको दिखा रहे हैं। और ये एक ऐसी तकनीक होती है जब आतंकी किसी पूरी बिल्डिंग को हॉस्टेज बना लेते हैं और उस दौरान कैसे वहां हॉस्टेज लोगों को छुड़ाना है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में 10 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बीएसएफ के जवान देश की सीमाओं पर दुश्मन के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होते हैं। तब कहीं जाकर आप और हम
अपने घरों में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जितनी भी चुनौतियां देश के सामने हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए हमने ये ट्रेनिंग इजाद की है। इसमें कम से कम समय में कैसे एक कमांडो को शारीरिक तौर के अलावा मानसिक तौर पर कितना सुदृढ़ बना सकते हैं, उसके लिए हमने सर्किट ट्रेनिंग इजाद किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कमांडो को शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा बना सकते हैं। आतंकी हमले कितने करते रहो, उससे दोगुना तैयारी हम है। हम सीमा सुरक्षा बल के कमांडोज किसी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तत्पर तैयार हैं। भारत माता की जय, की जय, की जय। बीएसएफ कमांडो ट्रेनिंग का लाइव एक्शन देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कमांडो यूं ही नहीं बना जाता। इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, जिस्म को फौलाद बनाना पड़ता है, दिल में देशभक्ति का जज्बा जगाना पड़ता है, तब जाकर एक कमांडो तैयार होता है। ग्वालियर की टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी सालों से बीएसएफ के कमांडो तैयार कर रही है। आपको बताएं कि टेकनपुर की बीएसएफ एकेडमी देश की सबसे पुरानी कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है, जहां अब तक बीएसएफ के 8000 जवान कमांडो बनकर निकल चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स को जोड़ दें तो करीब 17000 कमांडोज इस एकेडमी से तैयार किए जा चुके हैं। टेकनपुर की इस बीएसएफ एकेडमी में 70 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक कमांडो तैयार होता है। इस दौरान बिना हथियार के दुश्मनों को मार गिराने से लेकर कई दिन तक भूखे रहने की कड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कमांडोज की इसी ट्रेनिंग का लाइव एक्शन आज हमने आपको दिखाया, ताकि आपको पता हो कि देश के दुश्मनों से लोहा लेने वाले कमांडो किस मिट्टी के बने होते हैं। बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक अब रंग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बारूद की ढेर को चिंगारी दिखाई तो उसमें पाकिस्तान धू-धू कर जलने लगा। मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की त्योरियां चढ़ना तय है। मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीरें लंदन से आई हैं, जहां बलूचिस्तान और सिंध प्रांत की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चीनी दूतावास के सामने पाकिस्तान और चीन विरोधी नारे लगाए। मोदी जी, हम तुम्हारे साथ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध कर रहे ये पाकिस्तानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीदों भरी निगाह से देख रहे हैं। मोदी से आगे बढ़ने की अपील कर रहे हैं। ये बलूचिस्तान पर मोदी के दांव की कामयाबी का बड़ा सबूत है, जिसकी शुरुआत लाल किले से हुई थी, जब मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र कर पाकिस्तान की कमजोर नस को दबाया था। भारत की ओर से समर्थन की हवा चली तो बलूचिस्तान की आजादी की मांग को नई ताकत मिली। बलूच नेता अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में पलीता लगाने में लग गए। इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि बलूच और सिंधी कौम इस सी पैक नामी चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बलूच और सिंधी कौम के खिलाफ एक नई नस्लकुशी का तसलसल और बलूच कौम को अपने ही सरजमीन पर माइनॉरिटी में तब्दील करने का जो नया ड्रामा रचाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। ये हमारी धरती, हमारी वसाइल, हमारी जो कोस्टल लाइंस हैं और उन पे मुकम्मल कब्जे का प्रोजेक्ट है। ये हमें मुकम्मल तौर पे अपने मादरी वतन में अक़लियत में तब्दील करने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ये हमारे बलोच और सिंधी कौम के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है। पीएम मोदी फॉर, पीएम मोदी फॉर। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा सबक है। कश्मीर में अपनी कारगुजारियों से उसे अब बाज आना चाहिए। उसे ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में वो जो कुछ कर रहा है उसका खमियाजा उसे बलूचिस्तान में भुगतना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने उसी की बिसात पर उसी के मोहरे से दांव चल दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।